हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम एनसीईआरटी 10th क्लास जो इतिहास है अध्याय 5 कर रहे हैं कक्षा 10 का, और इसमें जो हमने भारत का मुद्रण संसार है वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम भारत का मुद्रण संसार जो हमने पिछली क्लासों में देखा कि यूरोप में मुद्रा का प्रचलन, चीन में मुद्रा का, जापान में ये मुद्रा का जो प्रचलन हुआ, और भारत में मुद्रा का जो भारत में मुद्रा का जो संसार है वो किस प्रकार हुआ, किस दौर से हुई, कैसे विकास हुआ, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर की भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई थी, कि भारत में जो छपाई है कब शुरू हुई थी। तो मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं। 6.1 मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत में जो पुरानी जो परंपराएं थी कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी, अरबी थी और फारसी थी। और पांडुलिपि किस पांडुलिपियाँ कैसे लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पांडुलिपियाँ कैसे बनाई जाती थी, नकल की जाती थी? तो कौन से थे? ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर क्या बनाई जाती थी? पांडुलिपियाँ। और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों के जिल्द में या सीलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही थी। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए इनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इन्हें कई तरह सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। और कुछ पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जयदेव के गीत गोविंद कुछ पन्ने 18वीं सदी। जो जयदेव है, किसकी पुस्तक गीत गोविंद जयदेव है, ये इसमें कुछ पन्ने हैं 18वीं शताब्दी में। और कौन सी शैली थी? एकॉर्डियन शैली थी। वो हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना पत्र दर्शाया जा रहा है, इस चित्र में बताया जा रहा है। दूसरा चित्र हमारा हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने। कब की बात है जी? 1824 की बात है, 1824 की बात है। इसमें 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित पेज है। और ऋग्वेद के कुछ पन्ने जो चित्र नंबर 16 में दर्शाए गए हैं, ऋग्वेद के जो है पन्ने इस चित्र में दर्शाए हुए हैं। तो छपाई भारत में कब छपाई आई, ये हम डिस्कशन करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस पहल कहाँ आई थी? 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेस्यूट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, कई सारी पुस्तकें छापी।
कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन सी सदी में आया था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 16वीं सदी में। कौन से स्थान? भारत के गोवा में। कौन लेके? पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 500 किताब छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छपी। कि पहली कोचीन में जो किताब छपी थी कौन सी भाषा में? तमिल। कब? 1579 में। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद थी। तो अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। अंग्रेजी भाषी है जो प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। यदि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी भाषा है, इसका विकास तो नहीं हो पाया। सॉरी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया। जेम्स ऑगस्ट की है 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो क्वेश्चन आएगा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है कि जो बंगाल गजट है किसके द्वारा लिखा गया था? साप्ताहिक पत्रिका थी, किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स इक्की के द्वारा। कब की बात है? 1780। कहाँ? बंगाल गजट है। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा, किसने निकाला था? तो हमारा आंसर आ गया जेम्स ऑगस्ट हिक्की। 1780 की बात है, जिसने खुद को यूं ही परिभाषित किया: हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारतीय प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेज उद्यमी थे और इसने अपनी स्वतंत्रता पर अभियान था। जेम्स इक्की जो हिक्की है ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनसे दासों को बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे। लेकिन साथ ही भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी जो गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? जो जेम्स हिक्की था उस पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छापने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। किसका था बंगाल गजट? बंगाल गजट राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। नंबर 7 हमारा पॉइंट है कि धार्मिक सुधारें और सार्वजनिक बहसें क्या थी, बहस होती थी किस मामले पर, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर जो बहस है वो बाजार गर्म था। बहसों का जो बाजार है वो क्या था? गर्म था। आपसी में क्या बहस होती थी, इसलिए क्या बता रहे हैं कि धार्मिक मसलों में के लिए अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते रहे। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते थे, उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों में न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मंत्रांतर से नए विचार उभरे।
वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विवाद है। एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कॉमेडी प्रकाशित किया। कि राजा राम मोहन राय ने, क्वेश्चन आ सकता है हमारा इम्पोर्टेंट, कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी प्रकाशित किया। कब किया? 1821 में। संवाद कॉमेडी जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन आएगा हमारा राजा राम मोहन राय। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन सकता है। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और समुसल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए थे। कि जाम-ए-जहां और समुसल अखबार कब प्रकाशित हुए थे? तो हमारा आंसर आएगा जी 1882 में। कौन से थे? फारसी अखबार थे। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उत्तर भारत में कौन है, किस राजवंश को जो पतन हो रहा था उसके लिए चिंतित थे? कौन? उलमा मुस्लिम। उलमा मुस्लिम, उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार था गुटके निकाले। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई में खास तौर पर स्थानीय भाषाओं से धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया? 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बन सकता है। रामचरितमानस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर आएगा जी तुलसीदास के द्वारा। किस सदी की किताब? 16वीं सदी की किताब। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया? तो 1810 में आया जी। कहाँ आया जी? कलकत्ता में आया। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन वो बन सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण में उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में उनके भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित तो लाने ले जाने में आसान होने के कारण आश्वासन इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते हैं। इन्हें अनपढ़ लोगों को बड़ी भीड़ में बोल कर भी पढ़ा जा सकता है। मतलब है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही है, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच अंतर बहस है वो मुआविसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मंत्र और मंत्रांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत में जोड़ने का काम भी किया है। तो नए शब्द है उलमा। उलमा क्या होता है? उलमा क्या है? उलमा से क्या अर्थ है? इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान। इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहेंगे? उलमा। फतवा। फतवा क्या? अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामिक कानून जानने वाले विद्वान, जिन्हें सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा हुआ है फतवा। तो आज इस स्लाइड से, इस पॉइंट से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन में हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपि,
तो क्वेश्चन आ सकता है पांडुलिपियां हैं कैसे लिखी जाती थी, कौन से पत्ते, कौन से वृक्ष थे। तो पांडुलिपियां हैं कौन से, ताड़ के पत्तों से हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। क्या होती थी, सस्ती होती थी या महंगी होती थी, क्योंकि पांडुलिपियां क्या होती थी, नाजुक और महंगी भी होती थी, उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। और पांडुलिपियां कौन से, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। हाथों के द्वारा पांडुलिपियों का इस्तेमाल किया जाता था, बनाया जाता था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन जो बनेगा कि छपाई बाहर था, क्योंकि हमने देखा प्रिंटिंग प्रेसेस है, जो मुद्रण है, जापान है, चीन में शुरुआत हुई, चीन से यूरोप, यूरोप से बाद में हमने जापान है, एशियाई देश से ये हमने देखा। फिर हमने प्रिंटिंग प्रेस देखा कि भारत में कब आई, कौन सी सदी में आई। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि 16वीं सदी में भारत आई। भारत में कौन से स्थान पे आई, तो गोवा में आई। किसके साथ आई, पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि पहला पुर्तगाली आता है गोवा में, और पुर्तगालियों के द्वारा ही खोज की जाती है। और पुर्तगाली कहाँ, गोवा आते हैं। 16वीं शताब्दी में ये क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और कौन सी भाषा थी, जेsuit पुजारी ने कोंकणी सीखी, और 1676 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 500 किताबें छप चुकी थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ से, एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया था, बंगाल गजट, कब किया था, 1780 में। कौन है, जेम्स हॉस्टिंग्स हिक्की के द्वारा। यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते थे। और जो हिक्की ने समाचार पत्र निकाला था, उससे नाराज होकर किस गवर्नर जनरल ने मुकदमा किया है जेम्स हिक्की पर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा जनरल वारेन हेस्टिंग। जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। और यहाँ से, और ये क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित कौन सा था, बंगाल गजट। और धार्मिक सुधारों में बात करें तो धार्मिक सुधार जो सार्वजनिक बहस थी वो कैसी होती, वो भी हमने डिस्कशन की थी, डिस्कशन किया। और फिर क्वेश्चन यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 1881 से 1881 में राजा राम मोहन राय ने कौन से जो संवाद है कौन क्या प्रकाशित हुआ था, तो संवाद कॉमेडी पर है, जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब जी, 1821 में। कब जी, 1821 में। और रूढ़िवादी उनके विचारों से टक्कर ली, और उनके बीच जो संवाद कॉमेडी के टक्कर में कौन सा अखबार आया था, समाचार आया था, चंद्रिका। दो फारसी अखबार कौन से थे, जामे जहानामा और समूसल अखबार। ये कब हुए, 1882 में। 3-4 हमारे समाचार इस स्लाइड में हैं, तो ये हमें इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने पड़ेंगे एग्जाम, बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि रामचरितमानस किसकी पुस्तक है, तो तुलसीदास के द्वारा। 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब आया था, 1810 कलकत्ता में आया था। तो ये हमारे आज की क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे और हमने डिस्कशन किए। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा जी प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो साथी अभी तक हमारी जो पिछली क्लास है, हम इससे पहले 4 चैप्टर हम अध्ययन कर चुके हैं। और अगर वो क्लास से हमारी लगभग 28 से 29 क्लासें हो चुकी है, वो क्लासें अगर नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखें। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाशन के नए रूप। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।